वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी एंटी टैंकी बैक इन द गेम। तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये पार्ट है किसका, बायोकेमिस्ट्री का। इट इज अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ओके, इसमें हम लोग पूरा बायोमोलिक्यूल्स देखने वाले हैं, उसके बाद एंजाइम केमिस्ट्री देखने वाले हैं, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स और एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जो कि किसी भी मेटाबॉलिज्म या फिर किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो सारे पार्ट कहाँ आते हैं, इस बायोकेमिस्ट्री के पार्ट में आते हैं। ओके, होप यहाँ तक ये सारी बेसिक्स क्लियर होंगी। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स इसी को करने वाले हैं। बायो means biology and molecules that are involved in living system. Okay, so molecules, those molecules involved in living system is called biomolecules. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो उन मॉलिक्यूल्स का जिनका यूज किसी भी लिविंग सिस्टम में होने वाला है, ऐसे हर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोगों को मेनली जो स्टडी करनी है वो है आप लोगों का, पहला है आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैटी एसिड एंड लिपिड्स, फिर हम लोगों को अमाइनो एसिड्स पढ़ना है, और इन्हीं अमाइनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से आपका क्या बनता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद हम लोगों को करना है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो मेन जो बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों को कवर करना है वो है आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आप लोगों का है फैटी एसिड, जिससे आप लोगों का लिपिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, लिपिड का। लिपिड कहाँ इन्वॉल्व होती है, लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। यहाँ तक हम लोगों ने किस में देखा था, सेल बायोलॉजी में देख लिया था। ओके, सेल ऑर्गेनल्स वाले चैप्टर में कि लिपिड्स का यूज आपका कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेन एनर्जी सोर्स होता है, मेन एनर्जी सोर्स। ठीक है, इसका दो फंक्शन होता है, ये एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल भी काम करता है। यानी अगर एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल, यानी अगर आपको फ्यूचर में एनर्जी की डिमांड हुई तो ये एज अ स्टोर्ड एनर्जी रहता है और यूटिलाइज होता है। ओके, और इसका एक और रोल है, वो है स्ट्रक्चर में। हमने देखा था कि जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल, उसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका दो पार्ट हुआ, स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड स्टोरेज। स्टोरेज में आप लोगों के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेनली यूज होता है एज स्टोरेज। कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो कि आपका एज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट फंक्शन करते हैं। स्ट्रक्चरल में आप लोगों का आता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनएसिटाइल ग्लूकोसामिन और एनएसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। नाग प्लस नाम, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं और सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद आप लोगों का आता है फैटी एसिड। फैटी एसिड से आपका क्या बनता है, लिपिड बनता है, और ये लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर की बनी है। ठीक है, और समटाइम्स जब कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर कंसंट्रेशन में नहीं प्रेजेंट होता है तो लिपिड मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और उसे एज अ कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और फिर उसके बाद एनर्जी डिमांड को फुलफिल की जाती है। ओके, और ये सब कहाँ हो रहा था, हम लोगों ने एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखा था जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, ग्लाइऑक्सिसोम्स। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें याद भी रही होंगी अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इसके बाद आता है अमाइनो एसिड्स। क्या आता है इसके बाद आपका आता है अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स किस में इन्वॉल्व होता है, अमाइनो एसिड हम लोगों का प्रोटीन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये आप लोगों का जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, किसी भी तरह का जीन एक्सप्रेशन या फिर किसी भी तरह का फिनोटाइप देता है, फिनोटाइप।
टाइप। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों का होप बेसिक क्लियर हो चुका होगा कि अमाइनो एसिड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या बनाता है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ओके, इसके बाद आप लोगों का एक और बायोमोलिक्यूल आता है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स किस में इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लिक एसिड तो जीन्स में इन्वॉल्व होता है। ओके, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ये पूरा जेनेटिक मटेरियल ही हमारा किसका बना है, न्यूक्लिक एसिड का। दो मेन न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आपका आरएनए। पहला है आपका डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है आपका आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। यही न्यूक्लिक एसिड्स के कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, जैसे कि आपका AUG या फिर आप लोग बोल सकते हैं UAG, जिससे कि इस ट्रिपलेट कोडॉन से आपका बनता है अमाइनो एसिड्स। फिर इन अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से आपका बनता है प्रोटीन, और ये अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन कहाँ हो रहा था, हमने देखा था ये हो रहा था राइबोसोम्स में। ठीक है, अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन कहाँ हो रहा था, राइबोसोम्स में। तो एक आपका कोडॉन होता है, जैसे कि माने एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस क्या है आपका, ए सॉरी नॉट डीएनए सीक्वेंस, इट्स अ एमआरएनए सीक्वेंस। ओके, और ये एमआरएनए सीक्वेंस कौन सा है, माना कि ए यू रैंडमली हम लोग मान ले रहे हैं ये एक एमआरएनए सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एक सीक्वेंस है। और अब ये ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरह से आपका ये कोडॉन पैटर्न रीड होता है, AUGC। ओके, तो UAGC एक टेबल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और फिर हम लोग उसमें कौन से ट्रिपलेट कोडॉन से कौन सा अमाइनो एसिड बनने वाला है वो प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, तो अब हाल फिलहाल उतने डिटेल में हमें चीजें नहीं पढ़नी है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हर एक ट्रिपलेट कोडॉन क्या बनाएगा, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनाएगा। ठीक है, ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, ये बनाएगा एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। ये प्रोसेस आपका कहाँ हो रहा है, एमआरएनए का सिंथेसिस ये हो रहा है आपका न्यूक्लियस में। ओके, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका न्यूक्लियस में। ओके, ये फिर उसके बाद पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशंस में, अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से क्या बन रहा है आपका, कोई पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। तो ये क्या है आपका, ये है प्रोटीन। ओके, और ये पूरा पॉलीमराइजेशन और ये सारा ओवरऑल प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है राइबोसोम्स पे। ठीक है, तो इधर वो एंडोप्लाज्मिक अटैच्ड राइबोसोम्स होने वाले हैं, या फिर फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करने वाले राइबोसोम्स होने वाले हैं। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, राइबोसोम्स में। तो ये या तो राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है उन पे होने वाला है, या फिर फ्री राइबो जोम्स में। ठीक है, फ्री राइबोसोम्स जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, तो होप यहाँ तक चीजें और भी क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरह से डीएनए से, किससे, डीएनए से आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और आपका एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। इस एमआरएनए से आपका क्या बनता है, अमाइनो एसिड्स बन रहा है इस एमआरएनए के ट्रिपलेट कोडॉन से। ओके, इन ट्रिपलेट कोडॉन से आपका अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं, और इस अमाइनो एसिड से आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स में हो रहा है, एमआरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो न्यूक्लियस में हो रहा है। उसके बाद जो प्रोटीन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस आपका राइबोसोम्स में हो रहा है, ठीक है। तो दो सेल ऑर्गेनेल्स का इन्वॉल्वमेंट भी देख लिया हम लोगों ने। इधर ये प्रोटीन सिंथेसिस आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होने वाली है, या फिर आपकी फ्री राइबोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है उसमें होने वाली है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो होप ये बायोमोलिक्यूल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आप लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ओके। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करेंगे और इन्हीं सारे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स के फॉर्मेशन, इनका मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में आपका आता है कैटाबॉलिज्म, एक मेटाबॉलिज्म भी देख लीजिए आप लोग क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, ओवरऑल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होता है कैटाबॉलिज्म, जो कि बना है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म आपका किसी भी मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस को कहते हैं, ठीक है, सिंथेसिस। जैसे कि आपका कोई अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन, ठीक है, किसी अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन या फिर अमाइनो एसिड की सिंथेसिस कैसे हो रही है, क्या है, सिंथेसिस कैसे हो रही है, ठीक है। और जैसे कि आपका ग्लूकोज का सिंथेसिस, ठीक है, ग्लूकोज सिंथेसिस जिसको हम लोग ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, सॉरी, ये होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके। तो ग्लूकोज के सिंथेसिस को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये किस तरह से ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ग्लूकोज एक तरह का आप लोगों का शुगर मॉलिक्यूल है, इसकी सिंथेसिस की स्टडी होती है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म आपका क्या है, कैटाबॉलिज्म आपका डिग्रेडेशन प्रोसेस है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है इस चीज को शो करता है, ओके। इसमें आपका जैसे कि आप लोगों का क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है आपका, ग्लूकोज का ब्रेक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का प्रोसेस कैसा है वो हुआ, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, लिपिड का ब्रेकडाउन, लिपिड्स का ब्रेक डाउन, ओके, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म में आपका क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल टूटेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ये एक तरह का एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, क्या है ये, एक तरह का एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, ठीक है। जब किसी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा तो उसमें एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, अगर कुछ बनाना है तो उसमें आपकी क्या होने वाली है, एनर्जी लगने वाली है, ठीक है। तो ये एनर्जी यूटिलाइजेशन प्रोसेस है, ये क्या है, ये एक तरह का एनर्जी यूटिलाइजेशन प्रोसेस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंडरगोनिक प्रोसेस, ओके। तो एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक प्रोसेसेस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का सिस्टम है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह का सिस्टम होते हैं, ये ओपन सिस्टम है या फिर क्लोज्ड सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो इन दोनों में से वो कौन सा सिस्टम है आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है, लिख के बताइएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह का सिस्टम है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो मेटाबॉलिज्म है वो किससे बना होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से। और आपका कैटाबॉलिज्म मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन प्रोसेस है, क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स का क्या होने वाला है, डिग्रेडेशन होने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल है आप लोगों का ग्लाइकोलाइसिस एंड बीटा ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और बीटा ऑक्सीडेशन में आपका लिपिड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, ओके। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है, इसमें आप लोगों का एटीपी का फॉर्मेशन यानी एटीपी रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे
और यहाँ पे आपका एटीपी यूटिलाइज होगा, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी? एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये क्या है? एनर्जी करेंसी, करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ओके। तो ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है और ये एक तरह का क्या है? एनर्जी, ठीक है, एनर्जी करेंसी है सेल के। तो होप यहाँ तक आप लोगों को कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन गो थ्रू करके पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और अगर आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स यूजफुल हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर देना बिल्कुल ना भूलें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोगों का ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या आइसोलेटेड सिस्टम है? क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। तो ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, बिग क्वेश्चन मार्क। आफ्टर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं, और आप लोगों को क्या पढ़ना है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। #BiotechNetAnki, Anki Tanki, back in the game.